नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार चुनाव परिणाम पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी चुनौती दी और बहुत कम सीटों से दोनों गठबंधन के बीच हार जीत का अंतर रहा, उससे बिहार में एनडीए जीत कर भी हार गया है। अकेले नौजवान को पछाड़ने के लिए कितनी जुगतें लगाई गई, कितनी जुगतें लगाई गई। अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी और मैं कहता हूं कि अगर इस तरीके की जीत एनडीए को है तो वो जीत करके भी हार गए। इधर आरजेडी नेता मनोज झा ने सीएम के ट्वीट पर निशाना साधा। मनोज झा ने कहा, इस बार का मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ है और केवल 40 सीट लेकर सीएम बनने का सपना देखना हास्यास्पद है। उन्होंने सरकार की स्थिरता पर भी सवाल उठाए हैं। धन्यवाद। मैंने देखा ट्वीट 2 बार बदला भी गया, उसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियां तो थी और संदेश ही नहीं साफ जा रहा था। सचमुच जनता मालिक है, लेकिन उस जनता ने देखिए आपकी स्थिति क्या करके रख दी है। आपके 15 वर्षों को लेकर के आप तो कभी मूल्यांकन के साथ नहीं आए लोगों के बीच। मजदूरों की पीड़ा पर आपने कहा कि हम घुसने नहीं देंगे, संविदा कर्मियों पर लाठियां चलवाई, समान काम समान वेतन का जो पूरा उभार था आपने उसको कुंद करने की कोशिश की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 40 सीट लेकर के आप फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अगर मैंडेट का विश्लेषण करेंगे तो ये डिसाइसिवली आपके खिलाफ, डिसाइसिवली अगर उसके बावजूद आप कुर्सी पकड़ते हैं तो मैं समझता हूं ये मोह और ये माया आपकी कितने दिन टिकेगी ईश्वर जानता है। इधर बीजेपी ने जीत के लिए साइलेंट वोटर की चर्चा की। बीजेपी के साइलेंट वोटर के दावे पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका वोटर बिहार में महिलाएं हैं, साइलेंट वोटर हैं, ये सब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतना ढोल क्यों बजा रही है। बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार को नहीं मिला है, बिहार का मैंडेट बीजेपी को भी नहीं मिला है। सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, सबसे ज़्यादा वोट शेयर आरजेडी का है। तो बीजेपी वाले ढोल क्यों बजा रहे हैं और ये क्यों प्रचार कर रहे हैं कि उनका साइलेंट वोटर बिहार की महिलाएं हैं। सच्चाई तो ये है कि भाजपा और जदयू का साइलेंट वोटर ईवीएम है, बीजेपी का साइलेंट वोटर एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़े बड़े पूंजीपति जो जबरदस्ती उन्हें सत्ता में बैठवा देते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के बयानों से आप चुनाव परिणाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम नहीं कर सकते। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश से भूल नहीं हुई होती तो आरजेडी कहीं और होता। उन्होंने कहा कि 2015 में नीतीश की वजह से आरजेडी को ज्यादा सीटें मिली, इस बार 80 सीट युवा तेजस्वी नहीं बचा पाए। में जो आपने कहा 125 सीटें एनडीए ने ली है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी और कहा यह जा रहा है कि 31 साल के एक लड़के ने जो वो कर दिया जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। क्या ये एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए भविष्य में नहीं है? मैं फिर इस पर साफ करना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि पहली बार बड़ा भाई हुए हैं, मैंने कहा मैं 67 सीट लेकर के भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरह ये कौन सी बात कह रहे हैं साहब। मैं तो कहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2015 का चुनाव। 2015 के चुनाव में 80 सीट आया आरजेडी को। तेजस्वी जी की कौन सी भूमिका थी? वही एमवाई का समीकरण जो पिताजी ने तैयार की थी। मैं तो कहता हूं नीतीश जी से अगर भूल ना हुई होती तो आज आरजेडी कहीं और होता। और लालू जी गुस्सा में आ जाते हैं। जब मैं एक बार कहा था कि लालू जी को नीतीश जी का लॉकेट पहन लें कि राजनीतिक जीवन दे दिया, ये तेजस्वी उसी जीवन के 80 सीट नहीं बचा पाए साहब, और ये मुख्यमंत्री का दावा कर रहे थे, सरकार का दावा।
कटिहार के प्राणपुर और कोढ़ा विधानसभा सीट से 2 महिलाएं चुनकर आई है। इन महिलाओं को पति के निधन के बाद पार्टी ने मौका दिया। प्राणपुर से नीतीश सरकार में मंत्री रहे विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह जीती हैं, तो वहीं कोढ़ा से बीजेपी के दिवंगत विधायक महेश पासवान की पत्नी कविता देवी चुनाव जीती हैं। दोनों महिला विधायकों ने अपने पति के अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प दोहराया है। ने की वो विकास का एक बड़ा मुद्दा था और मेरे जीत का और खास करके महिलाओं ने जो मेरे से सहानुभूति दिखाया वो बहुत सारा काम बाकी है। मैं जो अपने पति का मेरे सपना है सब पूरा करूंगी। उनको बहुत लगाव थी कोढ़ावासियों से, वो बहुत आगे सोच रखा था कोढ़ावासियों के लिए, जैसे सड़क, विद्यालय हो गया, किसानों के लिए हो गया, सब मैं करना की कोशिश करूंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने राज्यपाल को सभी नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी है। आपको बता दें कि 3 चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद 10 जनवरी को बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों का परिणाम सामने आए हैं। तो देखिए 10 तारीख को चुनाव परिणाम सामने आया, 10 नवंबर को। इसके बाद 243 विधानसभा सीटों के परिणाम को लेकर जो लिस्ट है वो लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी राज्य भवन पहुंचे। उसके बाद वहां राज्यपाल को ये सूची जो है सौंपी गई है। पूर्णिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में कोसी स्नातक विधान परिषद निर्वाचन के लिए वोटों की गिनती हो रही है। मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। दोपहर 12 बजे तक पोस्टल बैलेट का बंडल बनाया गया है। यहां मतगणना का काम 3 चरणों में पूरा होगा। परिणाम देर रात तक या कल सुबह तक आने की संभावना है। आपको बता दें कि कोसी स्नातक विधान परिषद क्षेत्र के तहत 14 जिले आते हैं। इस बार इस चुनाव में कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इधर मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक और तिरहुत शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन सीट के लिए काउंटिंग हो रही है। यहां एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को एमएलसी के इन 2 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। दोनों पदों के लिए कुल 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला आज होना है। तिरहुत स्नातक सीट पर एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर और शिक्षक सीट पर एमएलसी डॉक्टर संजय कुमार सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो देखिए आज मतगणना हो रही है और एमएलसी का चुनाव है। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हालांकि जो परिणाम वो देर रात तक या फिर कल तक आ सकते हैं, लेकिन मतगणना का काम शुरू हो गया है। मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि ये बैलेट से होता है और प्रेफरेंशियल सिस्टम है इसमें, तो ये समय लगेगा प्रारंभिक रुझान प्राप्त होने में। और आइए एमएलसी चुनाव के शिक्षक और स्नातक पद के लिए कौन कौन वीआईपी चेहरे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि किनकी साख दांव पर लगी है। पटना स्नातक की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र, तो यहां से देखिए नीरज कुमार प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इनकी किस्मत जो है यहां पर दांव पर लगी हुई है। पटना शिक्षक निर्वाचन से देखिए नवल किशोर यादव बीजेपी नेता हैं। इनकी भी साख दांव पर यहां लगी है। बड़े चेहरे हैं बीजेपी के। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दिलीप चौधरी जेडीयू नेता हैं। इनके अलावा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मदन मोहन झा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से देखिए केदारनाथ पांडे हैं। पहले भी ये एमएलसी रह चुके हैं। तिरहुत स्नातक उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर की किस्मत भी इस वक्त दांव पर लगी है। जेडीयू समर्थित नेता है देवेश चंद्र ठाकुर। तिरहुत शिक्षक उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी समर्थित नेता हैं। जेडीयू के प्रधान महासचिव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्तर गिरता जा रहा है। जब कांग्रेस 2015 में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी तो स्ट्राइक रेट बेहद अच्छा था, लेकिन 2020 में तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब हुआ। केसी त्यागी ने तारिक अनवर के बयान का समर्थन किया और कहा कि महागठबंधन की हार कांग्रेस की वजह से हुई। कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब 40 सीटें उनको मिली थी तो का स्ट्राइक रेट 70 के आसपास था। वो नीतीश कुमार के करिश्मेटिक
जो व्यक्तित्व है और नेतृत्व है उसका नतीजा था। अब आरजेडी के नेतृत्व में 70 सीटें लड़ने के बाद भी उनको इतनी कम सीटें मिल रही हैं जो गिरते हुए उसका असर है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एनडीए में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम आवास पहुंचे सुशील मोदी और मंगल पांडे। जी हां, देखिए सुशील मोदी और मंगल पांडे इस वक्त पटना में सीएम आवास पहुंचे हैं। हलचलें जो है वो तेज हो गई है, एनडीए में सियासी हलचल तेज हो गई है। रवि एस नारायण हमारे सहयोगी लगातार अपडेट के साथ मौजूद हैं। रवि, क्या कुछ हलचलें हो रही हैं? सीएम आवास पहुंचे हैं सुशील मोदी और मंगल पांडे, क्या बातचीत चल रही है, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि नया जो मंत्रिमंडल गठन होना है उसे लेकर के चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अभी यहाँ पे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, सुशील मोदी और मंगल पांडे ये बीजेपी की तरफ से यहाँ पे पहुँचे हैं। और अगर जदयू की बात करें तो नीतीश कुमार खुद इन बातों पर चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उन मंत्रिमंडल के गठन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इस बार कई बातों पर निर्णय होना है। बीजेपी के जितने विधायक जीत करके आए हैं उसके बाद ये स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो मंत्रिमंडल है उस पर दबदबा जो है वो बीजेपी का होगा। लेकिन इसमें एक जो फार्मूला है वो बैठ करके आपस में तय होगा कि कितने सीटें जो है कितने मंत्रिमंडल में जो बनेंगे वो बीजेपी और जदयू के होंगे, कौन कौन से पोर्टफोलियो होंगे। सबसे बड़ी बात है कि दावा भी पेश करना होगा राज्यपाल के पास, वो कौन सी तारीख होगी, कब जाना है और नए सरकार का गठन कब करना है। इन सारे बातों पर चर्चाएं यहाँ पे शुरू हैं। जी रवि, और कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले देखे हम मांझी जी पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की, वहां से निकले और यह भी तय माना जा रहा है कि मांझी की पार्टी हमको और वीआईपी को भी मौका मिलेगा। जी बिल्कुल अनूप, और इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो बिल्कुल नया और अलग होगा, क्योंकि छोटे दल जो हैं उनकी भूमिकाएं जो हैं वो बड़ी हैं। वीआईपी है, उनके जीत करके 4 लोग आए हैं। आप जीतन राम मांझी हैं, उनकी पार्टी जो है इस बार सरकार में शामिल होगी। किन्हें कौन सा पद दिया जाएगा, मंत्री कितने लोगों को बनाना है, इन सारे लोगों की भूमिका बढ़ने वाली है। तो सारे बातों पर जो है वो चर्चा होगी। मंथन भी शुरू हो गया है। सीएम आवास में मंगल पांडे पहुंचे, सुशील मोदी पहुंचे। आप नजर बनाए रखिए रवि, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इधर राजधानी रांची में धनतेरस का बाजार सज चुका और मूर्ति के साथ सजावट के सामानों से पूरा बाजार पटा पड़ा है। मूर्तियों और झाड़ू की बिक्री के साथ दीपावली के मौके पर घरौंदे की भी बिक्री हो रही है। रांची के हरमू बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में भी धनतेरस का बाजार सज चुका है। एक तरफ जहां तमाम तरह के बर्तनों और तमाम तरह के वाहनों की बिक्री हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि सजावट और मूर्तियों की भी बिक्री जो है वो राजधानी रांची में काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है। और इस वजह से हर तरफ जो है वो बाज़ार में रौनक साफ तौर से देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि जहां पर मूर्तियां लगी हैं, यहां पर 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की मूर्तियां जो हैं वो मौजूद हैं और लगातार लोग जो हैं इन्हें काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। और तमाम तरह के जो दुकानदार हैं, एक तरह से कहा जाए तो कोविड के बाद साफ तौर से कहा जाए तो दुकानदारों को एक नई उम्मीद जो है वो इस दीपावली और धनतेरस के मौके पर साफ तौर से नज़र आ रही है। क्या बाज़ार जो है वो पिछली बार की तुलना में क्या है, इस बार महंगा है या फिर ठीक ठाक? नहीं, पिछले बार की तुलना महंगा नहीं है, मतलब जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन बाजार पे थोड़ा सा हम लोग को अभी भीड़ भाड़ कम है। भीड़ भाड़ कम है, लेकिन उम्मीद है कि जो इतने दिनों से व्यापार जो आप लोगों का मंदा था वो एक बार फिर से परवान चढ़ेगा। हाँ, उम्मीद है। तो साफ तौर से दुकानदार बता रहे हैं कि उम्मीद है कि बाज़ारों में जो है ग्राहक भी पहुंचेंगे। कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं। अभी आपने यहाँ से दुकानदार पूजा के सामान भी खरीदे। क्या लग रहा है, मार्केट जो है वो पिछली बार की तुलना में महंगा है या फिर ठीक ठाक है? नहीं, पिछली बार की तुलना में ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड का कोई ज़्यादा जो है असर दामों पे नहीं दिख रहा है। बट ये है कि जैसे और भी फेस्टिवल जो है बहुत सारे जो है बहुत फीके गए हैं। बस हम आशा करते हैं कि दुकानदार लोग के लिए और सभी के लिए अच्छा हो ये फेस्टिवल। दीपावली का पर्व है, लक्ष्मी गणेश सभी पे जो है अपनी कृपा बरसाए और हमारे बाज़ार भी अच्छा उठे
बाजार भी अच्छा हो तो साफ तौर से लोग खरीदारियां भी कर रहे हैं और दुकानों पर भी पहुंच रहे हैं। तो कहा जाए तो राजधानी रांची में उम्मीद की जा रही है कि इस दीपावली जो है धनतेरस से जो मार्केट का बाजार जो है वो उठेगा, जिससे आम लोग के साथ साथ व्यवसायी वर्ग में भी खुशहाली आएगी। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हम दिन में 4 से 5 बार हाथ धोते हैं, लेकिन महामारी के दौरान लोग 10 से 12 बार हाथ धो रहे हैं। यह हमारे पानी की कमी को बढ़ाता है। मिशन पानी के हिस्से के रूप में हम आपके लिए ऐसे नवाचारों की जानकारी लाते हैं जो पानी बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज आईआईटी चेन्नई की ओर से इंक्यूबेट किया गया एक इनोवेशन है जो हैंड वॉश करते समय 90% नल का पानी बचाता है। हम औसतन दिन भर में 4 से 5 बार हाथ धोते थे, लेकिन महामारी के दौरान इस आंकड़े में इजाफा हुआ। हम जब भी हाथ धोते हैं काफी ज्यादा पानी बर्बाद होता है, क्योंकि सिर्फ एक तह तक पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी पानी नीचे गिरकर बर्बाद होता है। हमने एटोमाइजेशन की तकनीक से ये प्रोडक्ट तैयार किया है, जिससे पानी की हर एक बूंद लाखों और करोड़ों में तब्दील हो जाती है। इस प्रक्रिया के चलते लगभग 95% पानी की खपत हो जाती है। एक मामूली नल से आपको 1 मिनट में 10 से 15 लीटर पानी मिलेगा, जबकि हमारे प्रोडक्ट से आपको हर मिनट सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी मिलेगा। यही फर्क है नॉर्मल फ्लो और हमारे प्रोडक्ट में। इस एटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में कूलिंग और सेटलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घरेलू कामकाज में भी हो, जिससे पानी की बचत हो और एक नया बदलाव आ सके। हमारे ये वाटर सेवर किसी भी नल में लगाया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है कि भारत के हर एक कोने तक हम पहुंचे। हम चाहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में इस्तेमाल हो, कम्युनिटी शौचालय में इस्तेमाल हो। आपको बता दें कि ऐसा करने से पानी काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। एक कंपनी ने 30 लाख देकर हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया और अपने सारे दफ्तरों में प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया। ऐसा करने से सालाना उन्होंने 45 करोड़ की बचत की। उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं बचाया, बल्कि एनर्जी जैसे बिजली भी बचाई। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।